भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 मानव भूगोल 12th क्लास एनसीईआरटी के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर को हम पढ़ने से ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ सके और जान सके। किसी भी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यहाँ पर लोगों को धन के रूप में परिभाषित किया गया है। कैसे, ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश की नीतियां निर्धारित करते हैं और अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस देश में अच्छा मानव संसाधन है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग, मानव संसाधन की बात की जा रही है। जिस देश में अच्छा मानव संसाधन है वह देश उतना ही योग्य और धनवान होगा। देखो दोस्तों, हम लोगों ने खूब पढ़ रखा है। संसाधनों को हमने 3 प्रकार से कैटेगराइज कर रखा है: प्राकृतिक संसाधन, कृत्रिम संसाधन और मानव संसाधन। हमने देख रखा है प्राकृतिक संसाधन में हमें नदी, पर्वत, पहाड़ जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राकृतिक संसाधन है। कृत्रिम संसाधन वह है जो मानव ने अपने सुविधाओं के अनुसार बनाया है। जैसे गर्मी लग रही है तो पंखा बनाया उसने, हमें ट्रेवल करने के लिए कार, साइकिल, बस, ये सब चीजें बनाई अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं जिनको कृत्रिम संसाधन के रूप में अपन जानते हैं। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि मानव भी अपना जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे से सहायता या एक दूसरे की हेल्प के आधार पर जीवन यापन करता है। तो मनुष्य मनुष्य की सहायता करता है। इस वजह से मनुष्य या मानव को भी संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति या जिस राष्ट्र में मानव संसाधन ज्यादा योग्य होगा वह राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा। गड़बड़ हो गया यार। हम्म कहाँ तक, हाँ। साथ ही यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस देश में जितना अधिक योग्य मानव संसाधन होगा वह देश उतना ही ज्यादा धनवान होगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका के देशों में मानव संसाधन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मानव की शिक्षा, वहाँ की स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मानव हेल्दी होगा, एजुकेटेड होगा तो वह अपने आप ही ज्यादा डेवलप होगा। परिवार के ऊपर भी यही बात लागू होती है। यदि परिवार में लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनका हेल्थ और अन्य जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा उच्च होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि हमारा मानव संसाधन जितना ज्यादा योग्य होगा वह देश उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। एग्जाम्पल हमने कर ही लिया है, यूरोप और अमेरिका में लिटरेसी रेट और हेल्थ का जो रेशियो है वो कंपेरेटिवली एशिया और अफ्रीका के देशों से ज्यादा है। तो ये पश्चिमी राष्ट्र ज्यादा विकसित है बजाय एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के। आगे हम पढ़ेंगे। दो महत्वपूर्ण कोटेशन इस चैप्टर में दी गई है जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाएगी। पहली को एक कोटेशन है राल्फ वाल्डो इमर्सन की। इन्होंने कहा है, सोने से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र महान और मजबूत बनता है। ये कोटेशन आपको याद रखनी है। आपको एमसीक्यू में या फिर एक लाइन के आंसर राइटिंग में ये जरूर पूछा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण कोटेशन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जॉर्ज बी क्रेसी। दोनों ही कोटेशन आपको याद करनी पड़ेगी इस साल, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझ लेते हैं। हमने देखा है कि विश्व की ऑल ओवर जनसंख्या 600 करोड़ है, यानी 600 करोड़ है। इस जनसंख्या में से भारत में 121 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि 600 करोड़ का 17.5% के लगभग है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में एक जनसंख्या का बड़ा अनुपात निवास करता है। 17.5 एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ध्यान देना दोस्तों। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भी जान लेते हैं। भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों के वितरण या फैलाव को हम जनसंख्या वितरण के रूप में जानते हैं। जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझने के लिए हम ये भी जानते हैं कि विश्व के ऑल ओवर भूपृष्ठ पे 90% हिस्से पर केवल 10% लोग ही निवास करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 90% एरिया है विश्व में जहां पर केवल 10% लोग निवास करते हैं। साथ ही 10% ऐसा एरिया है या 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश ऐसे हैं जहां पर लगभग 60% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ऐसा क्यों है, तो हम इसको भी समझ लेते हैं।
देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जहां पर रहने के लिए अनुकूल दशाएं होगी वहां पर जनसंख्या का फैलाव या संकेंद्रण स्वतः ही होगा। और जहां पर रहने के लिए जनसंख्या, रहने के लिए जो सुटेबल व्यवस्थाएं नहीं होगी, जैसे जलवायु नहीं रहेगा या फिर वहां का जो समतल भूभाग है, उपजाऊ भूभाग है, वो नहीं रहेगा, तो जनसंख्या वहां पे अपने आप ही कम दिखाई दे जाएगी। इसको याद कर लेना है आप लोगों को। विश्व के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। इसको ऐसा का ऐसा हमें लर्न कर लेना है। अब हमें यह भी जान लेना है हमारे पाठ्य पुस्तक के आधार पे 10 सर्वाधिक देशों में जनसंख्या के जो क्रम है, इसको याद करना है बच्चों। ये 10 देश आपको क्रम से याद करना है। जैसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राष्ट्र है वो चाइना है, उसके बाद क्रमशः अमेरिका, उसके सॉरी चीन है, उसके बाद क्रमशः इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। इनको आपको क्रमशः ही याद करना है। ये ऐसे देश है जिनमें ऑल ओवर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। आगे चलेंगे हम। जनघनत्व से क्या तात्पर्य है? आपने प्रीवियस क्लास में 6 क्लास से लेकर 11 क्लास तक खूब पढ़ा है जनघनत्व किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फिक्स है जो आपको लर्न कर लेनी है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को, यानी 1 किलोमीटर के एरिया की बात करेंगे कि 1 किलोमीटर आप इधर चले जाएं और 1 किलोमीटर आप इधर चले जाएं। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 5 लोग रहें या फिर 100 लोग रहें, उसमें जो जनसंख्या का फैलाव है उसी को अपन जनघनत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। याद कर लेना है, वर्ग एक पूरे वर्ग जो कि 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, उसमें जितनी भी जनसंख्या होगी वो आपका जनघनत्व के रूप में जाना जाता है। परिभाषा आपको इधर दिखाई दे रही है, इसको ऐसा कैसा लर्न कर लेना है। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, जनघनत्व का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना, जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। अब आगे चलेंगे। जनघनत्व, इसको हम और एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई का प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर है, तथा जनसंख्या जनसंख्या 1.5 लाख है, तो जनघनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला देख लिया है। तो फॉर्मूले में अपन ने पहले ही जान रखा है कि कुल जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल, जनसंख्या को ऊपर रखना है, उसके बाद में अपॉन क्षेत्रफल को रखेंगे तो उसका जनघनत्व निकल के आ जाता है। अब इस फॉर्मूले में हमें इस न्यूमेरिकल को सेट कर देना है। तो 1.5 लाख की जनसंख्या अपॉन 100 वर्ग किलोमीटर, तो अपन सोल्व करेंगे तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व हमारे सामने आ जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है, जो कि प्रायोगिक रूप से आप लोग देखते हैं भारत का जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कैसे निकाला है तो देख लेंगे अपन। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है, ये अपन को पता ही है। तो हमें क्या करना है, हमें जनसंख्या में, हमें इस ऑल ओवर जनसंख्या में, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जनसंख्या में हमें हमारा जो जनघनत्व है उसको रख देना है। अब आगे चलेंगे। ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए था बच्चों, इसको आप सोल्व करेंगे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो जनघनत्व है वो निकल के आ जाएगा। अब जनसंख्या की कुछ संकल्पनाएं हैं जिनको जानना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें संकल्पनाओं से संबंधित क्वेश्चन होगा। जनसंख्या की वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या की वृद्धि तो दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो ये बात सही है। जैसे 2026 चल रहा है, 2027 में हम लोगों की जनसंख्या 100, जैसे हमने 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जनसंख्या देख रखी है। अभी 2026 के अकॉर्डिंग WCD रिपोर्ट के अनुसार 130 करोड़ की जनसंख्या है। और मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 130 करोड़ की जनसंख्या 2026 में है, अब ये 131 करोड़ 2027 में हो जाती है, तो 1 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई है। तो दो समय अंतराल यानी 2 वर्ष के बीच के अंतराल में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम जनसंख्या वृद्धि के रूप में जानते हैं। सिंपल सा है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर, तो दर को हमेशा हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसको भी जान लेंगे कि जब जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को प्रतिशत के रूप में मापते हैं तो उसे हम जनसंख्या का दर कहते हैं या प्रतिशत के रूप में जानते हैं। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करेंगे। देखो, प्राकृतिक वृद्धि दर में क्या होगा, जन्म और मृत्यु का जो रेशियो है वो निकल के आता है, वो नेचुरल होता है कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं, वो हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर होगा। तो क्या क्या फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है।
जन्म में से जितने लोग मर रहे हैं या जितने लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उसके अंतर से हमें जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से अब धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दर क्या है, तो धनात्मक में क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि किसी क्षेत्र में जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो लोगों का किसी क्षेत्र में संकेंद्रण अपने आप ही ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर के रूप में जानते हैं। इसी तरह से ऋणात्मक वृद्धि दर में हमने क्या देखा है कि जहां पर जन्म दर, बच्चे तो कम जन्म ले रहे हैं या जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम है और मृत्यु दर ज्यादा है, तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या स्वतः ही कम हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि धनात्मक वृद्धि दर में क्या होगा, जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। ऋणात्मक में क्या होगा, जन्म दर जो है वो कम है और मृत्यु रेट ज्यादा है। अब आगे चलेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये निबंधात्मक टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बच्चों बिल्कुल इस डायग्राम को आप नोट भी कर सकते हैं और इसको आपको बुक में से रीड कर लो या फिर मेरे इस आप वीडियो के माध्यम से इन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 कैटेगराइज कर दिया है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में। तो पहला दिखाई दे रहा है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब जनसंख्या कैसे प्रभावित होगी इन 3 कारकों के अंदर ही हमें इसका सब टॉपिक के रूप में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया है। कैसे, भौगोलिक कारक में पहला है जल की उपलब्धता। तो हम देखते हैं जिस क्षेत्र में जल उपलब्ध हो जाता है इजी तरीके से, वहां पर पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। तो जहां पेयजल और सिंचाई की सुविधा होगी, जमीन उपजाऊ होगी, तो वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण अपने आप ही बन जाता है। जैसे हम वैश्विक स्तर पे देख लें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर हमारे भारतीय क्षेत्र में देखें तो नॉर्थ इंडिया में गंगा यमुना का उपजाऊ दोआब है, तो गंगा का जो पानी है उसकी वजह से पानी की सप्लाई हो जाती है और जलवायु सुटेबल है विभिन्न प्रकार का एग्रीकल्चर या फिर कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए, तो यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है। अब दूसरा देख लेते हैं हम भू आकृति। तो भू आकृति भी बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है भू आकृति के ऊपर किसी क्षेत्र में जनसंख्या के संकेंद्रण होने में और कम होने में। अगर समतल एरिया है तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी क्योंकि समतल एरिया पर एग्रीकल्चर इजीली किया जा सकता है, जबकि कोई पर्वतीय एरिया होगा वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमें समतल एरिया पे मिलती है, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मिलेगी। या फिर हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इन क्षेत्रों में अगर रहने के लिए या भू आकृति की दशाएं नहीं है तो वहां पे जनसंख्या का संकेंद्रण नहीं होगा। तो डिपेंड करेगा हमारी भू आकृति के ऊपर कि जनसंख्या वहां रहेगी जहां पर समतल एरिया होगा, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन इजी तरीके से हो सकता है, जहां पर रहने के लिए हम हमारे घर बना सकते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। ये सारी सुविधाएं हमें कहाँ मिलेगी, जहां पर समतल भू आकृति होगी। अब तीसरा इसका सब टॉपिक है भौगोलिक कारक में जलवायु। तो जलवायु भी एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर है बच्चों। जलवायु अगर बहुत ज्यादा गर्म या ठंडी होगी वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। सुटेबल क्लाइमेट या जलवायु में ही लोग रहना पसंद करेंगे। इसलिए भौगोलिक कारक के अंतर्गत जो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण सब टॉपिक है, तीसरा सब टॉपिक है वो जलवायु है। तो जलवायु जहां पर न ही तो ज्यादा ठंडी और न ही ज्यादा गर्म होगी वहां पर जनसंख्या सामान्यतः ज्यादा होगी, और जहां पर ज्यादा कठोर जलवायु होगी, ज्यादा गर्म जलवायु होगी या बिल्कुल ठंडी जलवायु होगी वहां पर हम जनसंख्या का संकेंद्रण नहीं देखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बताया कि जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर बर्फ जमी हुई रहती है साल भर, वहां पर रहने के लिए अनुकूल दशाएं है ही नहीं, जलवायु अति शीत है, इस वजह से वहां पर लोग नहीं रहते हैं। अब मृदा की बात कर लेंगे। तो मृदा का मतलब हो गया जहां पर मिट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, एग्रीकल्चर स्वतः ही हो या इजी तरीके से हो जाए, तो उस क्षेत्र में भी जनसंख्या का संकेंद्रण सामान्यतः हम ज्यादा देखते हैं। तो भौगोलिक कारक में हमने देखा है ये 4 इसके सब टॉपिक है जहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण होगा भौगोलिक कारक में। पहला है जल की उपलब्धता, जल इजी तरीके से अवेलेबल है तो वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण होगा। भू आकृति अगर समतल है तो वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण हम ज्यादा देख लेंगे। जलवायु अगर अनुकूल है तो फिर वहां पर भी जनसंख्या का संकेंद्रण अपन देख लेंगे। और यदि मृदा की गुणवत्ता अच्छी है तो हम लोग वहां पर भी जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो देखेंगे। अब इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है उसके भी 3 सब टॉपिक आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिसमें पहला है खनिज, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है औद्योगिकरण।
तो हम खनिज की बात कर लेते हैं। हमारे वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर खनिज या मिनरल्स, जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं, वो प्राप्त होते हैं। अब मिनरल्स की वजह से वहां माइनिंग या खनन संबंधी गतिविधियां होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण हम देख लेते हैं। तो हम इसमें एग्जाम्पल आता है बोर्ड एग्जाम में, तो देख भी लेंगे। खनिज की बात कर रहे हैं, अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया तांबा पट्टी, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर मिनरल्स प्राप्त हो रहा है, इस वजह से जनसंख्या है। बाकी वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मानव वहां पर जाकर रहे। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? खनिज पर। अफ्रीका के ये क्षेत्र क्यों जनसंख्या में ज्यादा है? तो कारण है इसका खनिज। अब दूसरा महत्वपूर्ण कारण है नगरीकरण। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नगरीय दशाएं या बहुत अच्छा जीवन यापन करने के लिए लोग शहरी गांव छोड़कर शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाते हैं, जिसकी वजह से नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो ज्यादा देखते हैं। नगरीय क्षेत्र में हमें इजी शिक्षा, चिकित्सा और जो हमारा जो जीवन स्तर है वो ज्यादा उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हमें नगरीय क्षेत्र को ज्यादा ऐसे नगरीय क्षेत्र ज्यादा अच्छा हमें सुविधाएं फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, इसलिए नगरीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या का संकेंद्रण हम देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारक में औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण भी अपने आप में एक जनसंख्या का संकेंद्रण का कारण हो सकता है। औद्योगिकरण का मतलब क्या हो गया? जहां पर उद्योग धंधे लगे हुए होते हैं, तो वहां पर लोग रोजगार के अवसरों की तलाश में जाते हैं, इसी वजह से वहां पे जनसंख्या का संकेंद्रण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर एग्जाम्पल है औद्योगिकरण का जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र। आपको ये याद करना है बच्चों, इसमें आप लघुत्रात्मक या निबंधात्मक टाइप क्वेश्चन आएगा, आप खूब लिखेंगे इसको एक बार अगर मेरा वीडियो देख लिया तो। लेकिन इसमें जो एमसीक्यू पूछा जाएगा वो इधर से पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाएगा कि विश्व में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर खनिज की वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण ज्यादा है या जनसंख्या ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया तांबा पट्टी। और अगर औद्योगिकरण के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए जापान का कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिकरण जैसी गतिविधियों की वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण केंद्र है। अब इसी में आगे चलेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हमारी जो सामाजिक अवस्थाएं या फिर हमारा जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र है वो किसी क्षेत्र में डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण हो जाता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, दूर क्षेत्र में तनोट माता का मंदिर है। वहां पर डेजर्ट एरिया है, वहां पर कृषि संबंधी गतिविधियां बिल्कुल नहीं होती। जलवायु भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो जलवायु भी अनुकूल नहीं है। लेकिन वहां पर लोग धार्मिक आस्था की वजह से वहां पर लोग जाते हैं। धार्मिक आस्था की वजह से ही लोग वहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहां पर जाएंगे तो फिर वहां पर लोग रहेंगे भी, तो वहां पे होटल्स बनेंगे। अब वहां पर रहेंगे तो खाना भी खाएंगे, तो वहां पर भोजनालय भी बनेगा। वहां पे जाएंगे तो वहां पर लोग शॉपिंग भी करेंगे, खरीदारी भी करेंगे, तो वहां पर विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स भी बन जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र होता है वहां पर भी लोग जाते हैं, जिसकी वजह से ही वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण हम देख लेते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें नंबर 1 भौगोलिक कारक हो गया, नंबर 3 आर्थिक कारक हो गया, और नंबर 2 आर्थिक कारक, और नंबर 3 सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गया है। अब हम आगे चलेंगे, इसमें देख भी लेंगे अब हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा, एक अति लघुत्रात्मक टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें ये पूछा जाएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक है यहाँ पर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या 3 मेजर कारण है जिसकी वजह से परिवर्तित होती है। एक तो जन्म, अगर किसी क्षेत्र में जन्म ज्यादा हो रहा है तो वहां पर जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर किसी भी कई क्षेत्र में जनसंख्या में अगर मृत्यु या मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन का, वो है प्रवास, यानी माइग्रेशन। एक स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो वो प्रवास की वजह से भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको पूछा जाएगा अति लघुत्रात्मक टाइप क्वेश्चन में कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताइए, तो आपको ये लिखना है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब आगे चलेंगे। देखो बच्चों, आपके इस चैप्टर में से 2 महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है जो पूछा जाता है, जिसको सीबीआर और सीडीआर के रूप में जाना जाता है, ये 110% है। इसको आप डबल मार्क या स्टार कर लेना, या आपसे पूछा जाएगा, कन्फर्म है। क्या होता है सीबीआर? तो क्रूड बर्थ रेट यानी अशोधित जन्म दर होता है।
क्या इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो इसमें प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये आपको याद करना है बच्चों। वापस से रिपीट कर रहे हैं, सीबीआर किसे कहते हैं? तो प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। यानी किसी क्षेत्र में 1000 की जो बच्चों का जो रेशो है, उसमें से कितने बच्चे हैं जो जीवित है एक वर्ष की अवधि तक, उनको हम सीबीआर के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। सीबीआर का मतलब हो गया किसी क्षेत्र विशेष में जीवित जन्म अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। ये फॉर्मूला आपको पाठ्य पुस्तक में भी देखने को मिल जाएगा और आपको ये याद करना ही है बच्चों। दूसरा है इसी का जस्ट अपोजिट, सीडीआर यानी क्रूड डेथ रेट है, ये अशोधित मृत्यु दर। सेम ही फॉर्मूला रहेगा, सेम ही परिभाषा रहेगी। एक वर्ष की अवधि में 1000 बच्चों पर कितने लोग मर रहे हैं या मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वो अशोधित मृत्यु दर के रूप में जानी जाती है। पढ़ भी लेते हैं इसे। अशोधित मृत्यु दर के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। आपको यही याद रखना है और इसका सूत्र याद रख कर लेंगे। वापस से देख लेंगे बच्चों, सीडीआर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या, उसे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो हमारे पास सीडीआर निकल के आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से सीबीआर और सीडीआर जरूर पूछा जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला जो प्रवास, माइग्रेशन और जनानकी संक्रमण सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट्स फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख लें।